हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से टेस्ट सीरीज मिशन जेआरएफ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पार्ट नंबर 18 के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसमें भी हम इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसमें 20 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। आने वाली 2 वीडियोस और हम इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनमें हम सारे फॉरेन पॉलिसीज़ के जो टॉपिक्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स हैं, जो बच गए हैं टॉपिक्स, उनको कवर करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो आपने देखिए, मैं उन क्वेश्चंस को ऐड नहीं कर रहा हूं जो PYQ में आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि PYQ में आए हों और मैंने उसको ऐड कर दिया हो, वो बात अलग है। बाकी मेरी कोशिश यही है कि मैं नए क्वेश्चंस को ऐड करूं जो PYQ में ना आए हों। ठीक है, तो आप एक बार PYQ लगा लेंगे और ये नए वाले क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपका टॉपिक जो है कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को जरूर दोहराएं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल द पॉलिटिकल फिलोसफर नेट जेआरएफ के नाम से है। ठीक है, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको ये चैनल का लिंक दिख जाएगा, वहां जाकर भी आप चैनल को वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा रॉबर्ट कॉक्स। ठीक है, ये नौ मार्क्सवादी है, ग्रामसीवादी विचारक हैं, ग्रामसी के विचारों से प्रभावित हैं रॉबर्ट कॉक्स जैसे नव ग्रामसीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए ग्रामसी द्वारा विकसित की गई अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रॉबर्ट कॉक्स क्या है, ग्रामसीवादी विचारक हैं, नव ग्रामसीवादी विचारक हैं। तो ग्रामसी ने किस विचारधारा का विकास किया है? तो इन्होंने आधिपत्य या प्रभुत्व की विचारधारा का विकास किया है। ठीक है, हेजीमनी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो अब बिल्कुल स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं रीजन सही है या नहीं सही है। ठीक है, असर्शन तो सही है, अब रीजन के बारे में देखते हैं। रीजन है कि वह जो है, ठीक है, रॉबर्ट कॉक्स के बारे में कह रहा है कि वह प्रभुत्व की अवधारणा के माध्यम से यथार्थवादियों के तर्क को चुनौती देते हैं कि सैन्य बल ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की स्वीकृति ने भी अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाने में महत्व दिया हुआ है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है। रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, कैसे कर रहा है, पहले आप समझिए कि रॉबर्ट कॉक्स जो है नौ ग्रामसीवादी विचारक हैं और ये अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए ग्रामसी के द्वारा जो विचार विकसित किया गया है उसका उपयोग करते हैं। कारण क्या है कि ग्रामसी ने जो विकास विकसित किया है प्रभुत्व की अवधारणा, अब वही विचार जो है रॉबर्ट कॉक्स जो है यूज करके प्रभुत्व की अवधारणा के माध्यम से जो है यथार्थवादियों को या यथार्थवादियों के तर्क को चुनौती देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि सैन्य बल ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की स्वीकृति भी अमेरिका को मजबूती या अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इस तरीके से कथन कारण सही होता है, कथन कारण की सही व्याख्या भी है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, नियो ग्रामसियन लाइक रॉबर्ट कॉक्स यूज द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय ग्रामसीज अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज he challenges the realist argument through the concept of a hegemony that not only military force but also the acquiescence of other countries has been important in the increasing of a US influence। तो बिल्कुल सही है। तो अब जो रॉबर्ट कॉक्स हैं ये ग्रामसी के हेजीमनी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और हेजीमनी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बताते हैं कि जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है दुनिया भर में, ठीक है, उसमें केवल मिलिट्री फोर्स का ही यूज नहीं है बल्कि अदर कंट्रीज भी अपना कंसेंसस दे रही हैं, अपनी सहमति दे रही हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की पावर या अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से कथन कारण सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स। क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स किसकी रचना है या किसकी ये बुक है? तो ये है रॉबर्ट कोहेन की बुक। ठीक है, न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स रिटन बाय रॉबर्ट कोहेन। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चंस को तैयार करें, अपना एक ओपिनियन बना के रखें, एक दायरा बना के रखें कि कैसे हमें तैयारी करनी है अपनी, कैसे हमें चीज़ों को आगे बढ़ा के चलना है, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को किस वे में तैयार करें, कितने घंटे अपना टाइम शेड्यूल रखें। इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
निम्न में से किस विचारक ने ग्रामसी के विचारों का आधार बनाते हुए, ग्रामसी के विचारों को आधार बनाते हुए अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अंतःक्रियाकरण में निष्क्रिय क्रांति की अवधारणा को समर्थन दिया? ठीक है, अब किसने, कौन सा ऐसा विचारक है नीचे में से, इन चारों में से, जिसने ग्रामसी के विचारों को आधार बनाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय अंतःकरण की क्रिया के स्तर पर इसमें निष्क्रिय क्रांति का इन्होंने समर्थन लिया या निष्क्रिय क्रांति की अवधारणा का प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट कॉक्स इज द सही ऑप्शन आपका। Which one of the following thinkers drawing on the Gramsci's idea supported the concept of a passive revolution in an international and a national interaction? तो रॉबर्ट कॉक्स आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एंड्रयू लिंकलेटर के बारे में है। इनके द्वारा, लिंकलेटर के द्वारा राजनीतिक समुदाय के तर्कसंगत व्यवहार में, ठीक है, इन्होंने कहा कि जितने भी राजनीतिक समुदाय होते हैं वो तर्कसंगत व्यवहार में 4 प्रक्रियाओं की बात की इन्होंने, और 4 प्रक्रियाओं की अंतर क्रिया का विश्लेषण इन्होंने किया है, और इसमें से कौन कौन सी बातें सही हैं ये बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन है कि लिंकलेटर के द्वारा राजनीतिक समुदाय के तर्कसंगत व्यवहार में 4 प्रक्रियाओं के साथ इन्होंने अंतर क्रिया का विश्लेषण किया है, और इसमें से कौन कौन सी क्रिया शामिल है? तो राज्य निर्माण की क्रिया बिल्कुल शामिल है। लिंकलेटर कहते हैं कि राजनीतिक समुदाय जो है एक तर्कसंगत, एक लॉजिकल बिहेवियर उनका रहता है, एक लॉजिकल अप्रोच रहता है, उसको फॉलो करने के लिए राज्य हमेशा राज्य निर्माण में लगे रहते हैं, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भी लगे रहते हैं, पूंजीवादी औद्योगिकरण में आगे अपना योगदान देते रहते हैं, नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा की बात साथ साथ करते रहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, लिंकलेटर एनालिसिस द इंटरप्ले ऑफ अ 4 प्रोसेस in a rational behavior of a political community. These includes तो state formation, geopolitical competition and capitalist industrialization and moral practical education। तो ये चारों जो हैं सही ऑप्शन हो जाएंगे, all of the above। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नीचे और ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं, केवल ऑप्शन आपको बीच में देखने को मिलेंगे, जहां पर क्वेश्चंस बड़े होते हैं तो वहां पर मैंने ऐसा यूज किया है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की दुविधा या कह सकते हैं इसको, है ना, डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। तो आप इसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे, हिंदी में नहीं पूछा था। डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स जो बुक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मार्गेनथाउ ने बुक लिखा है। ठीक है, डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स रिटन बाय मार्गेनथाउ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय शक्ति संतुलन के लिए वियना कांग्रेस का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ठीक है, यूरोपीय शक्ति संतुलन के संदर्भ में वियना कांग्रेस का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस वर्ष से संबंधित है वियना कांग्रेस? तो ये 1815 से वियना कांग्रेस जुड़ा हुआ है। द कांग्रेस ऑफ वियना हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर। टू विच ईयर डज इट बिलोंग्स? तो 1815 से ये बिलोंग करता है। ठीक है, वियना की कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, आप अगर थोड़ा सा चीजों को समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। वियना कांग्रेस जो है यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। बेसिकली यूरोप के जितने भी राजदूत थे, ठीक है, यूरोपीय देशों के जितने भी राजदूत थे उनका एक कॉन्फ्रेंस था, एक सम्मेलन था, जो 1814 से लेकर जून 1815 के बीच में वियना यानी ऑस्ट्रिया में क्या हुआ, ये आयोजित किया गया था। ठीक है, एक मीटिंग थी, ये यूरोपीय देशों के एम्बेसडर को लेकर या उनके राजदूतों को लेकर की एक मीटिंग थी। और इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो अब ये आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि वर्साई की संधियाँ, जो नेपोलियन ने जो वॉर किया था, ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जून 1815 में इसका आयोजन किया गया था। तो उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वियना कांग्रेस ने कुछ सिद्धांत अपने बताए थे। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, लेकिन मैंने इसके कुछ सिद्धांतों की बात की है। वियना कांग्रेस के कुछ सिद्धांत हैं।
जो अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसने बनाए थे, कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत की बात ये करता है, वैधता का सिद्धांत की बात करता है, और पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत की बात ये भी करता है। और इस तरीके से 3 सिद्धांत इसके बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि वियना कांग्रेस अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए किन 3 सिद्धांतों का पालन करता है, या किन किन सिद्धांतों का पालन करता है। तो पहला आपका हो जाएगा शक्ति संतुलन सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत, पुरस्कार और दंड का सिद्धांत। इसको आप इजिली एक एक करके यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। 3 टाइप्स के इसने प्रिंसिपल डेवलप्ड किए थे, जो कि इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने और इसके गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया गया था। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी एंड प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वियना कांग्रेस के क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं या 3 गोल्स हैं इसको, है ना। बाकी बहुत ज्यादा वियना में आपको, वियना कॉन्फ्रेंस, वियना सम्मेलन, इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, बट आपको थोड़ी थोड़ी चीजें, मोटी मोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि क्या था ये, है ना। यूरोपीय देशों के जो एम्बेसडर्स थे उनकी एक मीटिंग थी, ये 1815 में बनाया गया था। इसके 3 सिद्धांत थे। बेसिकली इसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इन्होंने 3 प्रिंसिपल को क्वाइंड किया है। 3 प्रिंसिपल का इन्होंने एक रेजोल्यूशन लाए, इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव डॉग हैमरशोल्ड, ठीक है, डॉग नहीं, डैग हैमरशोल्ड, ठीक है, डैग हैमरशोल्ड, डैग हैमरशोल्ड का मूल रूप से किस कूटनीति के रचनाकार के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है। डैग हैमरशोल्ड जो यूएनओ के महासचिव रह सके हैं, पहले महासचिव भी रह चुके हैं ये, ठीक है। भूतपूर्व पहले कौन थे, पहले ट्रिगवेली थे, है ना। आप याद रख लेना, ट्रिगवेली, यूथांट, कुल्थवार्दीव, है ना, डैग हैमरशोल्ड, ऐसे जितने भी जो महासचिव हैं, अभी वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरस है ना, एंटोनियो गुटेरस है। ये एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं ये, तो ये आई थिंक मुझे लगता है पुर्तगाल के हैं, क्या पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस, आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता इनके बारे में, बट अभी ये क्या है, एंटोनियो गुटेरस जो है ये यूएनओ के महासचिव हैं। तो जितने भी यूएनओ के महासचिव हुए हैं, आप उनको क्रम से याद रखेंगे, पहला टास्क आपका ये होगा, ठीक है। क्रमानुसार उनको सीक्वेंस वाइज या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि जो यूएनओ के जो भूतपूर्व महासचिव रह चुके हैं, डैग हैमरशोल्ड, इनका जो संबंध है किस कूटनीति के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो ये निवारक कूटनीति के रूप में देखे जाते हैं। इन्होंने निवारक कूटनीति का सिद्धांत का विकास किया। फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरशोल्ड वाज ओरिजिनली एसोसिएटेड एज अ आर्किटेक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ डिप्लोमेसी, तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी से ये इनका रिलेशन माना जाता है, ये प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी से ये जोड़े गए थिंकर्स माने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके में चीजें आप याद कर पाएंगे। डैग हैमरशोल्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। डैग हैमरशोल्ड ने चलिए समझने का प्रयास करते हैं। डैग हैमरशोल्ड ने निवारक और पूर्ण कूटनीति की अवधारणाओं को गढ़ा, ठीक है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति नवोन्वेषी, नवोन्वेषी का मतलब है न्यू इन्वेशन, इनोवेशन आप कह सकते हैं, इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब नई नई खोजें, ठीक है। नवोन्वेषी दृष्टिकोण को इन्होंने बढ़ावा दिया, या इस दृष्टिकोण को इन्होंने रखा सामने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र को निवारक कूटनीति का विचार जो है डैग हैमरशोल्ड ने ही दिया था। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की अनुच्छेद 99, ध्यान रखना, में निवारक कूटनीति का जिक्र किया गया है। तो ये भी कभी आप बीपीएससी में बैठते हैं, है ना, आपको जो भी बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एक खास बात बता दूं कि किसी भी कोचिंग के लालच में आप झांसे मत जाइएगा, क्योंकि सभी कोचिंग वाले केवल आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, ठीक है। वो आपको पीवाईक्यू पकड़ा देंगे और आप जो है वही क्वेश्चन आप इजी आपको क्वेश्चन पकड़ा देंगे, बोलेंगे
मैंने यहाँ से टॉप किया है, मैंने यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा था। भाई देखो, क्वेश्चन कहीं से पढ़ो, हर बुक में एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है ना। अब बताओ, अब चाहे आप किसी की बुक पढ़ोगे तो आर्टिकल 99 के बारे में, जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर का अनुच्छेद 99 है, क्या उसमें अलग अलग बुक में अलग अलग कंटेंट दिया होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो आप किसी के झांसे में ना आइएगा, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको ध्यान रखना है कि निवारक कूटनीति का जब क्वेश्चन पूछ ले इनडायरेक्टली अगर, तो निवारक कूटनीति जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस चार्टर में है, चार्टर के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 99 या आर्टिकल नंबर 99 में निवारक कूटनीति के बारे में दिया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक महासचिव जो है सुरक्षा परिषद में जा सकते हैं, ठीक है। निवारक कूटनीति में क्या हो सकता है कि जो आर्टिकल 99 में कहा गया है कि जो यूएनओ का महासचिव है वो सुरक्षा परिषद में जा भी सकता है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। डैग हैमरशोल्ड coined the concept of a preventive and total diplomacy. He had the innovative approach to the UN Charter. Dag Hammarskjöld introduced the idea of a preventive diplomacy to the United Nations. The preventive diplomacy is mentioned in Article 99 of the UN Charter. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। According to this article, the Secretary General can approach द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने इनको ऐड इसलिए कर दिया क्योंकि आपको थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल जाए, जिससे कि आप अपनी प्रेपरेशन को और पुख्ता कर पाएं और मजबूत कर पाएं और स्ट्रांग कर पाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और दिमाग लगा कर सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना है। चलिए, तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के द्वारा विकासात्मक कूटनीति का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि तीसरी दुनिया के सामने मेन मुद्दा क्या है? उनके विकास का मुद्दा है, ठीक है। तो विकासशील देश जो हैं तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं, विकासशील देश, ठीक है। तो अब इनके सामने क्या है मेन मुद्दा? इन्होंने अपने डेवलपमेंट को लेकर किया, तो अब इन्होंने विकासात्मक कूटनीति का सहारा लिया या विकासात्मक कूटनीति को इन्होंने संदर्भित किया या प्रस्तुत किया है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कारण देखते हैं, तेल कूटनीति विकासात्मक कूटनीति का एक उदाहरण है, तो ये गलत हो जाएगा। तेल कूटनीति जो है ये विकासात्मक कूटनीति से नहीं जुड़ा हुआ है। तेल कूटनीति जो है ये अंतरराष्ट्रीय संबंध में रणनीतिक प्रयोग है। एक क्या है? ये रणनीतिक प्रयोग है ये, ठीक है। ये विकासात्मक कूटनीति से नहीं जुड़ा हुआ है। कथन सही है और कारण क्या है? गलत है। The context of a development diplomacy is presented by the developing countries of the third world, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड को हम उसमें रखते हैं खास करके जो 1945 के बाद जो देश आज़ाद हुए या फिर जो विकासशील देश हैं उनको हम तीसरी दुनिया के देशों में या थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज में ऐड करते हैं, ठीक है। रीजन आपका गलत है, क्योंकि ऑयल डिप्लोमेसी इज अ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। तो ये गलत है, ये डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑयल डिप्लोमेसी के बारे में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीज ऐड कर दिया, थोड़ा सा पॉइंट्स, कि जो तेल कूटनीति है, ऑयल डिप्लोमेसी है, राजनीतिक और कूटनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इसे इस्तेमाल करने का एक तेल कूटनीति तरीका है, ठीक है। खास करके ये पश्चिम एशिया के देश या अरब कंट्रीज के देश इस तेल कूटनीति का प्रयोग करते हैं अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए या अपने कूटनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसमें तेल संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तेल संसाधनों का इस्तेमाल दूसरे देशों या दूसरे समूहों पर दबाव बनाने और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये विकासात्मक कूटनीति से नहीं है, ये अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या फिर कह लें कि स्ट्रेटेजिक एक तरीके से पार्टनरशिप या स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेटेजिक पावर्स को बढ़ाने के लिए तेल कूटनीति या ऑयल डिप्लोमेसी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट डिप्लोमेसी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है। ऑयल डिप्लोमेसी इज द यूज ऑफ ऑयल टू अचीव द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक गोल्स। ध्यान रखना इस बात को। इन दिस ऑयल रिसोर्सेज आर यूज टू द प्रेशर टू द अदर कंट्रीज और ग्रुप्स एंड इंक्रीज द आउंस पावर, ठीक है। तो ऑयल डिप्लोमेसी का यूज करके हम दूसरी कंट्रीज पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, जिससे कि हम अपनी पावर्स को और इंक्रीज कर पाए। तो ये डेवलपमेंट डिप्लोमेसी में नहीं आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए कथन सही है और कारण
गलत है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध किससे माना जाता है? इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एजेंडा 21 इज अ कंसिडर टू बी रिलेटेड, तो इन्वायरमेंटलिज्म से ये कॉन्सेप्ट आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एजेंडा 21 के बारे में थोड़ा सा मैंने ऐड करने की कोशिश की है। एजेंडा 21 पर्यावरण और विकास से जुड़ा एक कार्यक्रम है। यह एक संयुक्त राष्ट्र की योजना है, यूनाइटेड नेशंस की क्या है ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, इसका मकसद क्या है? वैश्विक स्तर पर संधारणीय विकास हासिल करना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना इसका लक्ष्य है। यह पर्यावरणीय क्षति या पर्यावरणीय नुकसान को रोकता है। बीमारियों से निपटने के लिए एक कार्यसूची भी तैयार करता है। यह जो है कार्य योजना पर्यावरण पर मानव प्रभाव वाले हर क्षेत्र में लागू की जाती है। यानी जो भी कार्य योजना व्यक्ति की पर्यावरण को प्रभावित करती है तो उसके ऊपर ये फोकस करती है। इसे साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी इसे हम जानते हैं या अपनाया गया है। ठीक है, एजेंडा 21 को ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ जिसे हम लोकप्रिय रूप में पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें 178 कंट्रीज ने हस्ताक्षर किए हैं। एजेंडा 21 को 4 खंडों और 40 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स हैं इसके? 4 पार्ट्स हैं और 40 चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, इसमें वनों पर सिद्धांतों का भी अध्ययन या कथन शामिल है। इसका मकसद क्या है? दुनिया से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को बचाना भी है। एजेंडा 21 का मकसद यह भी है कि हर स्थानीय सरकार अपना स्थानीय एजेंडा 21 बनाए रखने, यानी कि लोकल लेवल पर भी एजेंडा 21 को हर सरकारें फॉलो करती रहें, तभी जो है वैश्विक स्तर पर हम एजेंडा 21 को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और वही एज इट इज सेम चीज़ें जो हैं इंग्लिश में भी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रीड कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 2 बार 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। आई थिंक ये तो 9 नंबर क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये आपको पता ही है, पढ़ा होगा कभी ना कभी आपने, जटिल अंतर्निर्भरता का विचार। ठीक है, निम्न में से किसके विचारों संबंधित है? तो कोहेन और जोसेफ नाई ने। ठीक है, जोसेफ नाई और सॉफ्ट पावर भी इनकी एक बुक है, सॉफ्ट पावर। ठीक है, मार्गेनथाउ नवयथार्थवादी हैं, केनेथ वॉल्टज मार्गेनथाउ यथार्थवादी हैं, केनेथ वॉल्टज नवयथार्थवादी हैं, और वॉलस्टीन जो है ये इन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थियरी से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक कोर होता है, एक अर्ध परिधि होती है और एक होती है परिधि। ठीक है, एक पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी एंड कोर। ठीक है, अब देखिए कोर जो होता है अर्ध परिधि सेमी पेरीफेरी का एक्सप्लॉयटेशन करता है, और सेमी पेरीफेरी जो है पेरीफेरी का एक्सप्लॉयटेशन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोर जो है सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी दोनों का एक्सप्लॉयटेशन करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज, तो कोहेन एंड जोसेफ नाई बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जटिल अंतर्निर्भरता का विचार रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नी या नाई के विचारों से क्या है जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने 1790 के दशक में वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था की उभरती प्रकृति को समझाने के लिए जटिल परस्पर अंतर्निर्भरता की अवधारणा को इन्होंने पेश किया। इसका मतलब होता है कि कोई भी कंट्री आज इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, एक दूसरे पर क्या है अंतर्निर्भरता बनी हुई है, और ये ऐसी अंतर्निर्भरता है जिससे कोई भी देश अपने आप को कभी भी अलग नहीं कर सकता। ठीक है, आज आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका दुनिया का एकमात्र अंतर्निर्भर देश है, नहीं, गलत है, क्योंकि अमेरिका भी कच्चे माल के लिए विकासशील देशों पर निर्भर रहता है, और विकासशील देश जो है वो टेक्नोलॉजी,
है ना, तकनीकी ज्ञान के ऊपर जो है, तकनीकी ज्ञान के लिए जो है अमेरिका या विकसित देशों के लिए निर्भर रहते हैं। तो दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंसी बनी हुई है। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है इसको समझना। ठीक है, यह अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि राज्यों के बीच संबंध लगातार गहरे और जटिल होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो स्टेट्स के बीच रिलेशंस बन रहे हैं वो बहुत ही लगातार जटिल और गहरे बनते जा रहे हैं। आज आप ये नहीं कह सकते कोई दुनिया का देश अकेला देश है। ठीक है, सभी देश क्या है, एक दूसरे से एक मकड़ी के जाल की तरह बिल्कुल चिपके हुए हैं। अब एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी बिल्कुल जटिल तरीके से क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ मॉडल्स दे रखे हैं, कुछ इसके बारे में बातें हैं, वो आप इसको आराम से एक एक करके पढ़िएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे। हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा इस सारी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से सारा एक एक चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर कराऊंगा फिलहाल के, लेकिन आपको उतना वेट करना पड़ेगा, 5-6 महीने में सारा सिलेबस कवर होगा धीरे धीरे। ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए 14 सूत्री विचारों को आदर्शवाद के साथ जोड़ा जाता है? तो सबको पता है वुडरो विल्सन ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवाद से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने 14 सिद्धांतों या 14 पॉइंट्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, वुडरो विल्सन। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। पोषणीय विकास, साझी संपदा विरासत, विकेंद्रीकरण जैसे विचार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस सिद्धांत से अपनी निकटता रखते हैं? तो ये पर्यावरण यानी सतत विकास या पोषणीय विकास, साझी संपदा, कॉमन, आप कह सकते हैं इसको एक तरीके से कॉमन हेरिटेज, या ठीक है, ये सारी चीजों, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? तो ये पर्यावरण से या पर्यावरणवाद से जुड़ा हुआ है। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉमन प्रॉपर्टी और हेरिटेज और डिसेंट्रलाइजेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू विच थियरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इन्वायरमेंटलिज्म से ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जहां पे आपको पोषणीय विकास, सतत विकास, साझी संपदा, विरासत, ये सारे शब्द दिख जाए तो आप समझ लेना वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है या इन्वायरमेंटल से ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर निम्न में से किस संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर निम्न में से किस सम्मेलन में हस्ताक्षर प्रस्तुत हुआ या प्रस्तुत किया गया? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर सम्मेलन जो किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के लिए जो एक सम्मेलन बुलाया गया, चार्टर पर हस्ताक्षर करने हैं, तो ये सम्मेलन था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में देखो, एक्चुअली बनाने में क्या होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कभी आगे का पीछे हो जाता है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अगर लिखने में बनाने में इतना टाइम लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक दिन में भी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ा सा इसलिए फास्ट करने की कोशिश करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज प्रेजेंटेड फॉर सिग्नेचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस? तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो बुलाया गया था वो 1945 बुलाया था, और इसके चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, वही 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में सभी देशों ने आकर के 50 देशों ने मुलाकात की, और यहाँ पर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर बनाने की सहमति जताई, और यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह इन्होंने किया, और 24 अक्टूबर 1945 को ये क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें, आप देख लीजिएगा एक एक करके। लेकिन बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र के मूल संस्थापक सदस्य कितने थे, तो 51 थे। ठीक है, क्योंकि पोलैंड जो है लास्ट में आकर के 15 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर ये सिग्नेचर करता है, और ये क्या बन जाता है, 51वां कंट्री बन जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर, तो 51 है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में पोलैंड आया था। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर पर सिग्नेचर करने की बात सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, उस समय सैन फ्रांसिस्को में कितने सदस्यों ने किया था, तो आपको 50 सदस्यों पर सही ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 सदस्य सैन फ्रांसिस्को में किए थे। बाद में पोलैंड आकर के जो है 15 अक्टूबर 1945 को इसने कर दिया था, तो जो है 51 कुल मूल सदस्य हो गए थे। आपको कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के विकास जो है उसकी समय रेखा कैसे आगे बढ़ी, उसके बारे में आपको ये क्रम वाइज याद रखना है, ध्यान रखना।
ये सारे क्रमानुसार याद रखना है। अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर 1941 से शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा पत्र हस्ताक्षर जो है ये 1942 में, तेहरान सम्मेलन 1943 में, याल्टा फरवरी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर जो है हुए जो वो जून 1945 में हुए। फिर 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ 30 अक्टूबर 1945 को। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट है कि भारत कब शामिल हुआ, तो 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो गया था। यानी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ बन के तैयार हो गया, लागू हो गया, संस्था एक्शन में आ गई, और लेकिन 6 दिन के बाद भारत भी क्या हो गया, यूएनओ में शामिल हो गया। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बाकी जब हम पढ़ेंगे यूएनओ यार, तो वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर वहां पर, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर भी दे रखी हैं और इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब कथन कारण वाले क्वेश्चंस हैं, यहां पर आपको समझना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्यों 193 राष्ट्रों को सदस्यता प्राप्त है, तो बिल्कुल सही है। यूएनओ में 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट है कारण वाला, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों में शामिल है, तो ये भी सही है। दोनों बातें अलग अलग हैं, क्योंकि एक तरफ बात कर रहा है कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं, ये बताया गया है 193 सदस्य हैं। दूसरी तरफ कह रहा है कि भारत जो है प्रारंभिक सदस्यों में शामिल रहा है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, लेकिन दोनों बातें क्या हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 193 नेशंस आर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया इज द वन ऑफ द इनिशियल मेंबर नेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, लेकिन बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन आपका करेक्ट नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद की विजय का परिणाम माना जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आदर्शवाद की विजय के परिणाम के स्वरूप ही आपको यूएनओ की स्थापना देखने को मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि आदर्शवाद का विजय या आदर्शवाद का प्रभाव ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में मददगार साबित शामिल हुआ है। ठीक है, तो जो आज हम यूएनओ देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ देते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आदर्शवाद का ही क्या है, परिणाम है, आदर्शवाद की सोच का परिणाम है, आदर्शवाद की विजय का परिणाम है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है विश्व में शांति की स्थापना करना, पीस को प्रमोट करना, जो आदर्शवाद का उद्देश्य है वही उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ठीक है, अब कारण देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए प्रयास जो है 1935 से ही प्रारंभ किए गए थे, तो गलत है, ये 1935 से नहीं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हम कह सकते हैं, या फिर कह लें संयुक्त राष्ट्र संघ जो था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या था, ये परिणाम था। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो शायद से ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी न होती। ठीक है, तो इस हिसाब से कथन सही है और कारण क्या है आपका गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है और रीजन आपका गलत है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज अ रिजल्ट ऑफ द विक्ट्री ऑफ आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो बिल्कुल सही। एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश द यूनाइटेड नेशंस बिगिन 1935, नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कथन है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत वीटो की व्यवस्था 5 महाशक्तियों को दिया गया है, जो यह अस्थायी अधिकार माना गया है। तो किसको किसको वीटो मिला हुआ है, यूएसए को मिला हुआ है, ब्रिटेन को मिला हुआ है, फ्रांस को मिला हुआ है, चाइना को मिला हुआ है, और आपका रशिया को मिला हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ, 1 2 3 4 एंड 5 कंट्रीज ऐसी हैं या 5 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है, वीटो पावर है, तो बिल्कुल सही है। और ये वीटो पावर क्या है, एक अस्थायी अधिकार है, परमानेंट राइट है ये, तो बिल्कुल सही है। 5 महाशक्तियां हैं, 5 महाशक्तियों को अस्थायी पावर जो है, वीटो पावर दिया गया है। अब कारण देखते हैं। वीटो की व्यवस्था ने संयुक्त राष्ट्र में निर्णय लेते समय बहुमत के महत्व को स्थापित किया है। अब इसे पूछा गया है क्या वीटो के माध्यम से, वीटो की व्यवस्था ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई निर्णय लिया जाता है तो क्या उसमें बहुमत का प्रयोग किया जाता है, नहीं। अगर वीटो 5 मेंबर को मिला हुआ है तो 5 में से बहुमत नहीं चाहिए। अगर 5 में से 4 ने यस बोल दिया
और एक ने नो बोल दिया तो फिर कोई भी प्रपोजल या कोई भी एग्रीमेंट पास नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें बहुमत नहीं चाहिए, इसमें चाहिए कंप्लीट मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, बहुमत नहीं बल्कि सभी जितने भी 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स का पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। ठीक है, सभी का पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, या कह लें सभी का, पांचों का जो है समर्थन चाहिए। कोई एक का समर्थन अगर नहीं मिला तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई भी प्रपोजल पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वीटो की व्यवस्था ने संयुक्त राष्ट्र में निर्णय लेते समय बहुमत के महत्व को स्थापित किया है। नहीं नहीं भाई, बहुमत का महत्व नहीं है। बहुमत का मतलब है कि 5 लोग हैं, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, बहुमत का मतलब क्या है, बहुमत का मतलब है कि अगर 5 लोग हैं तो 5 में से अगर 3 का भी बहुमत है तो भी चीज पास हो जाएगी। 5 में से अगर 4 ने भी यस बोल दिया तो भी ये पास हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, 5 में से अगर 4 ने यस बोला है ना, अगर एक ने नो बोल दिया तो भी पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बहुमत का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि 5 के पांचों का ही पूरा वीटो पावर में, अगर कोई प्रपोजल आया है तो 5 के पांचों का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। अगर पांचों ने सपोर्ट किया तभी पास होगा। ठीक है, इसमें बहुमत का कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा, और कारण क्या है, गलत हो जाएगा। द स्टेटमेंट है द सिस्टम ऑफ वीटो पावर अंडर द यूनाइटेड नेशन इज अ परमानेंट राइट गिवन टू द 5 सुपर पावर। ठीक है, 5 सुपर पावर कौन कौन से आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, अब रीजन क्या है, द सिस्टम ऑफ अ वीटो हैज एस्टैब्लिश द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मेजोरिटी। नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ मेजोरिटी के ऊपर फोकस नहीं किया गया है वाइल टेकिंग डिसीजन इन द यूनाइटेड नेशंस। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेजोरिटी तो नहीं होगी, बल्कि 5 के पांचों का ही वोटिंग चाहिए, वो भी पॉजिटिव वे में। 5 का पांचों का सपोर्ट चाहिए। अगर किसी ने भी नेगेटिव सपोर्ट कर दिया, अगर किसी ने भी वीटो पावर कर दिया किसी मैटर पर, तो वो प्रपोजल पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें मेजोरिटी का कोई लेना नहीं होता, बल्कि जितने मेंबर को वीटो पावर मिला हुआ है, पांचों मेंबर का सही अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने भी नेगेटिव अप्रोच अपना लिया, किसी ने भी वीटो पावर कर दिया, तो मेजोरिटी चाहे जितनी भी हो, पास नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली के संबंध में, मतदान की प्रणाली के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय का संबंध किस सम्मेलन से माना जाता है। यानी सुरक्षा परिषद में अगर कोई मतदान हो रहा है तो उस मतदान के संदर्भ में अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है, या मतदान के संदर्भ में कोई निर्णय लिया जाएगा आगे चल के, तो किस सम्मेलन में ऐसा माना गया था, ऐसी बात कही गई थी कि अगर सुरक्षा परिषद में कोई मतदान हो रहा है, कोई वोटिंग हो रहा है, उस वोटिंग में कोई निर्णय सही है या गलत है, उसके ऊपर डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है ना, या कह लें अगर एक शब्दों में समझें कि सुरक्षा परिषद में वोटिंग का राइट जो है, ठीक है, वोटिंग का राइट जो मिला हुआ है, किस सम्मेलन के द्वारा वोटिंग का राइट दिया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन अगर बात करें तो ये याल्टा सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा परिषद में जो वोटिंग का राइट दिया जाता है सबको, वो जो है याल्टा सम्मेलन से आया है कॉन्सेप्ट। The decision is regarding the system of a voting inherent security council is the considered to be the related which conference to Yalta conference is the correct option। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रों की सदस्य संख्या की दृष्टि से, राष्ट्रों की सदस्य संख्या की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बड़ा अंग किसे माना गया है। ठीक है, अब तो एक तो बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनो के कितने पार्ट्स हैं, यूनो के कितने पार्ट्स हैं, यानी कितने इसके अंग हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट कौन है, तो सबसे बड़ा पार्ट जो है जनरल असेंबली को माना जाता है, महासभा को माना जाता है। सुरक्षा परिषद को एक दुनिया का पुलिसमैन बोला जाता है। ठीक है, इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। चलिए, विच इज द कंसीडर्ड द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द यूनाइटेड नेशंस इन द टर्म्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ नेशंस। तो जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस के पार्ट्स में सबसे बड़ी जो है ये असेंबली, या सबसे ज्यादा संख्या इसी में है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन। हाँ, एक बार यहाँ पर थोड़ा सा, राष्ट्रों की सदस्य संख्या के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो जनरल असेंबली है, महासभा है। महासभा के एक जितने भी सदस्य देश हैं यूएनओ के, सभी महासभा के क्या है? प्रतिनिधित्व इसको मिला हुआ है। और महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श और नीति निर्धारण का अंग भी माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग, या कह सकते हैं कि विचार विमर्श और नीति निर्धारण का अंग कौन सा है? तो महासभा में ही नीति निर्धारण और विचार विमर्श का कार्य किया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि यहां से फिर जो है सुरक्षा परिषद में जाता है, सुरक्षा परिषद में अगर वीटो हो गया तो वो चीज फेल हो जाता है। ठीक है, महासभा में शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश और बजट के मामलों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। शांति और सुरक्षा के लिए नए सदस्यों को ऐड करना है, या बजट से संबंधित कोई मामला है। ठीक है, तो ये सब कार्य कहाँ किए जाते हैं? महासभा में किए जाते हैं। और महासभा में हर साल सितंबर में इसकी वार्षिक बैठक होती है, और वार्षिक बैठक एक साल में एक बार होती है। एक साल में एक बार महासभा की बैठक जो है एक साल में एक बार होती है। कब? सितंबर माह में स्टार्ट होती है। ठीक है, इस बैठक में कई राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेते हैं और उसको संबोधित करते हैं। तो वही एज इट इज जो है इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है। नहीं तो मैं सारी चीज़ों को इंग्लिश हिंदी सारी जो भी आपके पॉइंट्स हैं सारी चीज़ों को क्लियर करता चलता। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस अधिवेशन की अध्यक्षता भारत की ओर से श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा किया गया था? तो कौन सा ऐसा सम्मेलन था, इसके बारे में बताना है कि जिसकी अध्यक्षता महासभा की भारत की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित ने अटेंड की थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस अधिवेशन की अध्यक्षता भारत की ओर से श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा की गई थी? तो 8वां अधिवेशन 1953 में हुआ था, है ना। आई थिंक मुझे ईयर एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है 1953 में ही है। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 8वें अधिवेशन में की थी। विच सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वॉज presided over by the Mrs. विजय लक्ष्मी पंडित ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? तो 8th सेशन में इन्होंने लिया था। ये खास करके बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या फिर ये ऐसे क्वेश्चन जो है आरपीएससी में भी पूछे जाते हैं, है ना। ये बहुत ही वाहियात टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप सही बता रहा हूँ आप रो दोगे ऐसे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्निक्स आप इसमें नहीं लगा सकते। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आप उनमें दिमाग लगा सकते हो, लेकिन इसमें आप कोई दिमाग नहीं लगा सकते। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको एक ऑप्शन लगाना है। ठीक है, गलत हुआ तो ठीक है, सही हुआ तो भी ठीक है। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं खास करके आरपीएससी के एग्जाम में मैंने देखा है वहां पूछाते हैं। अगर आपको ऐसे से स्टेटमेंट दे देते हैं भाई, कभी आपने नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में थोड़ा सा दे रखा है। 1953 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये 8वें अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। ये मोतीलाल नेहरू की बेटी थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कॉमन चीजें हैं विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। 8th जनरल असेंबली की जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी या 1953 में, उसका इन्होंने वो उसकी प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, चलिए कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है कि न्यास परिषद की स्थापना पूर्व में पहले राष्ट्र संघ के अंतर्गत स्थापित की गई मैंडेट प्रणाली के बिल्कुल ही समान की गई थी। देखिए जहां पे ये शब्द आ जाए वहां पे आपको ठीक है, बिल्कुल, केवल, एकमात्र, है ना, ये शब्द अगर दिख जाए क्वेश्चन में तो आप समझ लेना कि 99.9% चांस है कि गलत होता ही होता है स्टेटमेंट है। तो ये भी क्या है? गलत स्टेटमेंट है ना, क्योंकि जो न्यास परिषद की स्थापना की गई थी वो लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया था उसके जैसा इसका कार्य नहीं था। जो लीग ऑफ नेशन में मैंडेट प्रणाली बनाई गई थी उसका नेशन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो मैंडेट प्रणाली थी, ठीक है, मैंडेट सिस्टम जो था उसमें क्या था कि जो फ्रांस और इन सब के उपनिवेश थे जो, है ना, उनमें उन उपनिवेशों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का अधिकार दिया गया था।
जैसे ये फ्रांस का उपनिवेश है, ये ब्रिटेन का उपनिवेश है ना, ये भी फ्रांस का उपनिवेश है। तो ये सारे उपनिवेश हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं। तो मैंडेट प्रणाली में ये होता था, मैंडेट सिस्टम में, कि ये फ्रांस का उपनिवेश तो है लेकिन ये कंट्री भी है, ये भी उपनिवेश है लेकिन ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, फ्रांस की कॉलोनी है सब तीनों, ठीक है। तो अब इन कॉलोनी को अपना स्वतंत्र शासन चलाने रखने का, अपने स्वतंत्र शासन को चलाए रखने का अधिकार दिया गया था इस तरीके से। तो लेकिन लीग ऑफ नेशन में तो अलग बातें थी, ठीक है। लीग ऑफ नेशन में ये मैंडेट का मतलब ये था। लेकिन न्यास परिषद जो था, न्यास परिषद में जो राष्ट्र थे, है ना, वो अपने आप को स्वतंत्र रख पा रहे थे, या आज़ादी के बाद वो अपने आप को कैसे स्वतंत्र रखे, कैसे अपनी शासन व्यवस्था को चलाएं, इसके लिए जो न्यास परिषद या ट्रस्टी काउंसिल बनाई गई थी वो मदद कर रही थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसका अगर एक मोटिव और उद्देश्य समझें या मोटा मोटा उद्देश्य समझें, ये दुनिया के देशों को आज़ाद कराने का काम भी कहीं ना कहीं कर रही थी, ठीक है। तो कथन तो बिल्कुल गलत है, तो जब कथन गलत होता तो कारण अपने आप सही हो जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ के चलेंगे। न्यास परिषद का उद्देश्य दूसरे महायुद्ध के बाद कुछ राष्ट्रों में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन देना है। तो बिल्कुल सही है, कथन सही है, कथन गलत है परंतु कारण सही है, डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। द ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज बीन एस्टैब्लिश इन अ सिमिलर वे टू द मैंडेट सिस्टम एस्टैब्लिश अर्लियर अंडर द लीग ऑफ अ नेशन। तो ये लीग ऑफ नेशन के जैसा क्या था ये ट्रस्टीशिप काउंसिल? तो नहीं, लीग ऑफ नेशन का जो मैंडेट सिस्टम था वो अलग था, और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो यूएनओ का है ये अलग है। दोनों के फंक्शंस क्या हैं? अलग अलग है ना। एक का फंक्शन है कि जो कॉलोनी थी उन कॉलोनी को स्वतंत्र रहते हुए अपने राइट्स को चलाने का अधिकार था। लेकिन जो लीग ऑफ नेशन में, जो लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य है, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो मोटिव है वो नई नई कॉलोनी को आज़ाद कराने में योगदान दे रही है, ठीक है। जब दुनिया में कोई भी देश आज़ाद नहीं रहा तब इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का रोल भी अब खत्म हो गया है, क्योंकि पलाऊ, ठीक है, पलाऊ जो है अंतिम गुलाम देश था जो आज़ाद हो गया, और आज़ादी के बाद जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल का रोल भी खत्म कर दिया गया यूएनओ से, ठीक है। तो अब इसका रोल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका रोल यही था कि जो उपनिवेश है, जो उपनिवेशवादी देश है, उनको आज़ादी दिलाने में मदद करना है, ठीक है। द पर्पज ऑफ अ ट्रस्टीशिप काउंसिल, यहाँ पे सिमिलर वे देखिए, यहाँ पे गलत हो जाएगा। द ट्रस्टीशिप काउंसिल is to encourage local self government in some nation after the second world war। तो ये जब रीजन स्टेटमेंट गलत होगा तो रीजन अपने आप से ही होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस के द्वारा जनादेश प्रणाली की शुरुआत की गई थी, या मैंडेट प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ताकि शांति बनाए रखा जा सके और उन क्षेत्रों में आत्मनिर्णय को बढ़ावा दिया सके जो पहले ऑटोमन और जर्मनी साम्राज्य के द्वारा शासित किए जाते थे, ठीक है। यहाँ पर अपना आत्मनिर्णय को बढ़ाने के लिए जो ऑटोमन साम्राज्य के गुलाम थे, जो जर्मन साम्राज्य के गुलाम थे, उन उपनिवेशों जो ऑटोमन साम्राज्य और जो जर्मन साम्राज्य के गुलाम देश थे या उनकी कॉलोनी थी, उन कॉलोनी को अपना एक आत्मनिर्णय का अधिकार देने की बात जो है जनादेश प्रणाली में या मैंडेट सिस्टम में बात की गई थी। तो वो बात अलग है, लेकिन वास्तव में जनादेश प्रणाली उपनिवेशवाद का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति रूप था, जिसने अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण प्रशांत के अधिकांश हिस्सों पर यूरोपीय शक्तियों के नियंत्रण को प्रदान किया था, ठीक है, यूरोपीय शक्तियों को नियंत्रण प्रदान किया था। तो ये चीजें अलग है, मैंडेट सिस्टम अलग है, और जो आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो चीज अलग है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन मोटिव क्या है कि उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं करना, बल्कि उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाना था, ठीक है। तो पलाऊ जो था लास्ट देश था, आजाद हो गया, तो उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल का रोल धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मकसद क्या है? न्यास प्रदेश, जो ट्रस्टीशिप प्रदेश है, इनकी देखरेख करना है, और इसका मकसद है औपनिवेशिक अधीन क्षेत्रों का प्रबंधन करना और स्वतंत्रता और स्वशासन को बढ़ावा देना था, यानी आजादी भी दिलाना था जो औपनिवेशिक देश थे, ठीक है। पलाऊ की आजादी के बाद 1 नवंबर 1994 को न्यास परिषद की गतिविधियां क्या कर दी गई हैं? स्थगित कर दी गई हैं, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1945। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में बताया जा रहा है। इट्स पर्पज वॉज अ ओवरसीज द ट्रस्ट टेरिटरीज। Its purpose was to manage the colonial territories and promote independence and self-government. The activities of the Trusteeship Council were
सस्पेंडेड ऑन द 1 नवंबर 1994 फॉलोइंग पलाऊज इंडिपेंडेंस। ठीक है, पलाऊ के इंडिपेंडेंट होने के बाद जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल का कोई रोल नहीं रह गया, क्योंकि जो कॉलोनी थी ब्रिटेन की या दुनिया भर में किसी की भी कॉलोनी थी, तो वहां पर कैसे गवर्नेंस चलाया जाए, कैसे गवर्नमेंट को मैनेज किया जाए, तो इसके लिए जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल हेल्प करती थी। और साथ के साथ ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी वो इन कॉलोनी को अपनी फ्रीडम दिलाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो अब कोई देश, दुनिया में कोई भी देश गुलाम है ही नहीं, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का कोई काम है भी नहीं। तो इस तरीके से 1994 से जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल का रोल धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है, या इसकी गतिविधियां जो है स्थगित कर दी गई हैं। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जरूर लगाएं, चाहे आप यूथ कंपटीशन की बुक ले लें, चाहे घटना चक्र की बुक ले लें, है ना। आप इतना प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपको कोई भी कहीं से भी बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आज की सेशन आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अगले 20 क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।